માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ નાબાર્ડ દ્વારા રાજ્યના 33 જિલ્લાઓ માટે મૂલ્યાંકન કરાયેલ એકંદર વાર્ષિક ધિરાણ સંભવિતતા દર્શાવતું સ્ટેટ ફોકસ 2023-24નું વિમોચન કર્યું। માનનીય મુખ્યમંત્રીએ ગુજરાત સ્ટેટ ફોકસ પેપર 2023-24નું વિમોચન કરતી વખતે રાજ્યમાં પ્રાધાન્ય ક્ષેત્ર ધિરાણના વિકાસને સક્ષમ કરવાના વિચારને સમર્પિત સારી રીતે સંશોધન કરેલ દસ્તાવેજ તૈયાર કરવાના નાબાર્ડના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી હતી। તેમણે બેન્કરોને રાજ્યના મત્સ્ય ઉદ્યોગ અને પશુપાલન સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતોને ધિરાણની સુવિધા પૂરી પાડવાનું આહવાન કર્યું હતું। નાબાર્ડ દ્વારા પ્રાધાન્ય ક્ષેત્રે 2023-24 માટે ગુજરાત રાજ્યની અંદાજિત ધિરાણ સંભવિતતા રૂપિયા 2.98 લાખ કરોડની છે, જેમાંથી કૃષિ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રો રૂપિયા 1.28 લાખ કરોડ, એમએસએમઈ ક્ષેત્રે 1.41 લાખ કરોડ અને અન્ય અગ્રિમ ક્ષેત્રો રૂપિયા 0.29 लाख करोड़ नो हिस्सो धरावे छे। हम ज्ञानेंद्र मणि, चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड गुजरात रीजन ऑफिस। आपको शायद मालूम होगा कि नाबार्ड प्रत्येक वर्ष पूरे राज्य के विभिन्न जिलों के लिए कितना क्रेडिट हम उसमें दे सकते हैं एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में और ख़ास करके प्रायोरिटी सेक्टर में। तो पहले हम लोग जिला स्तर पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि हर एक राज्य में हर एक ज़िले में कितना हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर के लिए क्रेडिट दे सकते हैं, उसको हम लोग पूरे ज़िले का मिला करके पूरे राज्य का क्रेडिट पोटेंशियल असेस करते हैं। क्रेडिट पोटेंशियल असेस करने का मतलब ये होता है कि इतना अगर हम क्रेडिट इस साल में इन किसानों के लिए जिनके लिए बना है अगर हम देंगे तो वो उसका सदुपयोग होगा। सो उसी के लिए हम लोग हर साल ये क्रेडिट पोटेंशियल दिसंबर तक असेस कर लेते हैं और जिसके बेसिस पे ये फिर एसएलबीसी राज्य का वो उन क्रेडिट पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए हर एक ज़िले और हर एक बैंक के लिए उनका लिए बताता है कि कितना अगले साल के लिए प्रायोरिटी सेक्टर के डिफरेंट सेक्टर्स के लिए कितना ऋण दिया जा सकता है, तो वो टारगेट फिक्स करते हैं। सो हमारा काम क्या है, पोटेंशियल असेसमेंट करना। एसएलबीसी का काम क्या है, उसके पोटेंशियल के बेसिस पे उस क्रेडिट का कितना टारगेट होना चाहिए बैंक्स को, वो हम उसमें उसका हमारा विशेष उपयोग होता है। इसी पर्पज़ के लिए स्टेट लेवल क्रेडिट सेमिनार का गठन होता है। आज के दिन ही हम पूरे साल के लिए कितना क्रेडिट पोटेंशियल अगले वर्ष जाएगा उसका आज हम विमोचन करेंगे, एक किताब के रूप में लाते हैं जहाँ पे हम लोग क्रेडिट पोटेंशियल के अलावा ये भी बताते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रायोरिटी सेक्टर के क्या क्या और सारी कठिनाइयाँ हैं जो इस क्रेडिट पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। सो उसका भी हम लोग समीक्षा करते हैं और उसके लिए हम सुझाव भी देते हैं कि अगर ये कठिनाइयाँ आती हैं तो राज्य के कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसे कौन सी संस्थाएं हैं जो उसमें मदद दे सकती हैं। इसके लिए हम राज्य के विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट्स को, बैंकर्स को, एनजीओज़ को, स्वयंसेवी संस्थाओं को और विभिन्न अन्य जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं उन सब मिलकर करके ये उनके बारे में इनको बताया जाता है। टोटल कोऑपरेटिव बैंक्स मीन्स हर एक राज्य में जितने भी बैंक्स हैं, आज के अगर आप देखेंगे हमारे राज्य में कुल 33 बैंक से लेकर के और 10,000 करीब शाखाएं हैं। उसमें कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोऑपरेटिव सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक्स हैं। सो सारे के सारे इस महत्वपूर्ण घटना के सभी लोग साक्षी होते हैं और वो उसके बेसिस पे सभी लोग अपना अपना एक ऐसा कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें कि गति बनी रही। बाकी अन्य क्षेत्रों को आप देखें तो कोरोना के समय पे वो गति नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे जीडीपी का भी अगर आप रेट देखें तो कोरोना के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर का ही ग्रोथ रेट पॉजिटिव था, बाकी सभी सेक्टर्स का नहीं। एक और इसमें महत्वपूर्ण घटना हुई थी कृषि के क्षेत्र में, जो माइग्रेंट वर्कर जो गाँव से पलायन करके शहरों में चले गए थे वापस गाँव में आ गए थे और कृषि से जुड़ गए थे। सो उसका फ़ायदा ये हुआ कि कृषि को उससे बढ़ावा मिल गया और उसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने, नाबार्ड ने और सभी संस्थाओं ने जो भी उन्होंने कृषि क्षेत्र को ऋण दिए जो जा रहे थे उनके लिए उससे ज़्यादा ऋण देने का व्यवस्था की थी, जिसको हम SLF बोलते हैं, स्पेशल लिक्विडिटी फंड। सो इसका पर्पस था कि किसानों को तुरंत जो पैसा उनको रिपेमेंट के लिए देना था वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, तो बैंकों के पास पैसा आना रिपेमेंट का बंद हुआ, इसलिए SLF लाया गया और उसके द्वारा इस कोविड के संस्था में कोविड के लिए इनको अलग से ऋण दिया गया था।